नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 200 पॉलिटी के क्वेश्चन से लिए गए हैं। लक्ष्मीकांत जो हमारी इंडियन पॉलिटी की बुक है और जो बेस्ट बुक मानी जाती है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। और प्लस इसमें से वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। और ये जो वीडियो है ये अभी जो 2017 का यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है 18 जून को, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। प्लस जो स्टेट पीसीएस आने वाले एग्जाम और प्लस एसएससी में, इसमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला पार्ट है ये। टोटल 25 क्वेश्चन इसमें देखेंगे और इसमें क्वेश्चन देखेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें एक एक करके इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं कि दिस मीन्स दैट इट्स जजमेंट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी, और फिर सेकंड है इट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, थर्ड है इट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो इसमें देखिए ए वन एंड वन ओनली है, फिर वन एंड टू ओनली है, फिर टू ओनली है, फिर वन टू एंड थ्री ओनली है। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो वन टू एंड थ्री, तीनों इसमें से करेक्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका ये मतलब होता है कि जो इसके जजमेंट हैं वो आगे के लिए रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, मतलब उनको एज अ बेंच मार्क माना जा सकता है कि ताकि कोई भी हाई कोर्ट का जो भी लोअर कोर्ट का डिसीजन देना है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफरेंस मान सकते हैं। प्लस इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था 1991 में, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि अगर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो नॉट इवन सुप्रीम कोर्ट बट ये जो इसके लोअर कोर्ट्स हैं जैसे कि हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो भी पूरे इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं, उन सब के कंटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। और पनिशमेंट क्या रहेगा? सिंपल इम्प्रिजमेंट या फिर 6 महीने तक का, और प्लस 2,000 रुपये फाइन। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब हुआ समझ गया आप, कि जो इसके जजमेंट होते हैं उनकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है और उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता जब वो किसी भी कोर्ट में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से जो लोअर कोर्ट होगा उसमें प्रोड्यूस किए जाएंगे, तो उसको लीगल प्रेसिडेंट माना जाएगा और लीगल रेफरेंस माना जाएगा। और प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि अगर किसी भी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर उससे लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल का कुछ भी कंटेम्प्ट हुआ तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। ये दो चीज़ें हैं, तो इसीलिए उसमें 1 2 3 तीनों ऑप्शन होंगे पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन अ क्वेश्चन वेदर एमपी सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 होस डिसीजन इज फाइनल। अब देखिए अगर एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है इस एक्ट के थ्रू, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू, इसमें डिसीजन फाइनल होता है प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट का इसमें फाइनल डिसीजन होता है। प्रेसिडेंट को उससे पहले इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेना होता है अपना, और फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि एमपी को अगर डिस्क्वालीफाई करना है इस एक्ट के थ्रू, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू, तो प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेने के बाद। थर्ड क्वेश्चन इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स द ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को अपहोल्ड करने के लिए कौन कौन ओथ लेता है? पहला प्रेसिडेंट, फिर कैग, फिर सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए इसमें जो कैग है और सुप्रीम कोर्ट जज है यही केवल दो लोग लेते हैं ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। अगर आप लक्ष्मीकांत ध्यान से पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट क्या ओथ लेता है? प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थोड़ा भाषा में फर्क है, इसीलिए ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आप ध्यान से एक बार पढ़िए लक्ष्मीकांत में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? कैग होगा और सुप्रीम कोर्ट जज होगा। कैग और सुप्रीम कोर्ट जज जो हैं ये किसके लिए ओथ लेते हैं? कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए और जो उसके लॉज हैं उनको अपहोल्ड करने के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट किस चीज़ के लिए ओथ लेता है? कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको डिफेंड करने के लिए। तो प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है वो डिफरेंट होती है कैग और सुप्रीम कोर्ट जज के ओथ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है दिल्ली की, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो एनसीटी दिल्ली, वो किस किस चीज़ों पे लॉ बना सकती है? तीन ऑप्शन दिए, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस या लैंड। अब इसमें से देखिए ये आप एक ट्रिक याद कर लीजिए कि PPL, पी से हो गया पब्लिक ऑर्डर, तो फिर पी से हो गया पुलिस और एल से हो गया लैंड। इस PPL पे जो स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली की, हालांकि ये सब चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती हैं लेकिन फिर भी उसमें जो एनसीटी एक्ट बनाया गया था 239A, उसमें जो पावर डिफाइंड है उसमें ये लिखा हुआ है कि PPL में
स्टेट असेंबली दिल्ली की कोई लॉ नहीं बना सकती, तो इसका आंसर होगा नन। मतलब ना पब्लिक ऑर्डर पे बना सकती लॉ, ना पुलिस पे, ना लैंड पे। पीपीएल ये देखिए वही लिखा हुआ है कि स्टेट लिस्ट में है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बना सकती है, दिल्ली की गवर्नमेंट नहीं। और इसीलिए दिल्ली में बहुत बवाल भी होते रहे हैं, पहले भी दिल्ली की गवर्नमेंट में और आजकल जो गवर्नमेंट है उनसे भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इमरजेंसी के बारे में इसमें पूछा है क्वेश्चन। पहला इसमें है कि अगर आप रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ की, और सेकंड है द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी इफ द पार्लियामेंट पासेज अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी अप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहे हैं। देखिए अगर अगर इमरजेंसी को रिवोक करना है तो प्रेसिडेंट को उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो पहला वाला फॉल्स हो गया। सेकंड जो है इसमें कि प्रेसिडेंट को अगर ये जो प्रोक्लेमेशन है एनर्जी इमरजेंसी का वो अगर रिवोक करना है उसके लिए सिर्फ लोकसभा के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, पूरे पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें दूसरा वाला भी गलत हो गया और ये दोनों गलत हो गए, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रिफरेंस टू रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है कि स्टेटस इज कंटिजेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी, और दूसरा है कि ऑल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज आर ईदर अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी। इसमें से कौन से फॉल्स हैं। देखिए यूपीएससी में आप ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है। इसमें फॉल्स पूछा है। अब ये दोनों ही ट्रू हैं, क्योंकि जो स्टेटस होता है किसी भी पार्टी का, अगर उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है तो वो स्टेटस छीना भी जा सकता है। जैसे वो नेशनल से स्टेट पार्टी भी बनाई जा सकती है, स्टेट से वो स्टेट वाला सिंबल भी छीना जा सकता है, और या फिर उसको अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो दिया भी जा सकता है। जैसे अभी 7वीं जो नेशनल पार्टी बनी है तृणमूल कांग्रेस, तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, देखिए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और रजिस्टर्ड पार्टी दोनों में डिफरेंस होता है। रिकॉग्नाइज जो पार्टी होती हैं वो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है, और अगर किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है इलेक्शन कमीशन तो या तो वो नेशनल पार्टी होती है या फिर स्टेट पार्टी होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो इसमें से दोनों करेक्ट है, तो डी हो जाएगा, नीदर वन नीदर टू, नॉट टू। और ये याद रखिएगा डिफरेंस होता है रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड के बारे में। रजिस्टर्ड पार्टी तो मतलब कोई भी हो सकती है, कोई भी पार्टी रजिस्टर करा के इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन रिकॉग्नाइज का मतलब है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि स्टेट पार्टी है कि नेशनल पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 33 जो दिया हुआ है वो पार्लियामेंट को की पावर को क्या, मतलब क्या पावर लिया पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि किस किस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। 3 ऑप्शन दिए हैं, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, मेंबर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज, और ये नॉन कम्बेटेंट्स एम्प्लॉय ऑफ आर्म्ड फोर्सेज लाइक बार्बर, कारपेंटर एक्सेट्रा। तो ये आर्टिकल 33 में ऐसा दिया हुआ है कि पार्लियामेंट ये आर्म फोर्सेस के मेंबर्स के, पार्लियामेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस के, और इवन जो नॉन कॉम्बेटेंट एम्प्लॉय आर्म फोर्सेस के उनकी भी पावर के, उनको भी जो फंडामेंटल राइट्स को ये रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट, और ये आर्टिकल 33 में लिखा हुआ है क्लियरली। तो इसका आंसर करेक्ट पूछा है, यानी कि 1 2 3 तीनों होंगे। आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट में लिखा हुआ है कि अगर देश की सुरक्षा के लिए, देश की इंटीग्रिटी के लिए, क्योंकि ये सब सैनिक होते हैं और ये जैसे आर्म्ड फोर्सेस के, इनके पास कई सारे सीक्रेट्स भी हो सकते हैं, इनको बहुत कुछ पता भी रहता है देश की सीमाओं के बारे में, इसीलिए कुछ फंडामेंटल राइट्स इनके रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं कि इनको एकदम से पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जाती कि कुछ भी बोल दें बाहर। उससे देश की चीज़ें मतलब एक्सपोज कर देश की चीज़ें दूसरे लोगों के सामने खुल सकती हैं कि देश के क्या क्या सीक्रेट्स हैं, ये सब चीज़ें, इसीलिए इनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और इवन ये आर्म फोर्सेस के भी, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के, इंटेलिजेंस एजेंसी के, और भी जो इस टाइप की फोर्सेस होती हैं। और ये आर्म फोर्सेस का जो ये लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, इसमें वो वाले एम्प्लॉय भी होते हैं जैसे बार्बर, कारपेंटर, मैकेनिक्स, कुक्स, चौकीदार, बूट मेकर, टेलर्स। तो ये सब भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई बिल है ऑर्डिनरी, कंसीडर एन ऑर्डिनरी बिल दैट ओरिजिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इज सेंट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब अगर स्टेट की बात हो रही है इसमें, विधान परिषद में कोई बिल ओरिजिनेट हुआ और नॉर्मल बिल ऑर्डिनरी, और उसको विधान
विधानसभा में कोई ओरिजिनेट हुआ और विधान परिषद में उसको भेजा गया, तो इसमें अगर काउंसिल ने यानी कि जो विधान परिषद ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। देखिए, जो जैसे राज्यसभा में इतनी पावर दी हुई है कि दोनों की जो ऑर्डिनरी बिल को पास करने की जो शक्ति है लोकसभा में और राज्यसभा में, ही का वैसा स्टेट लेवल पे नहीं है। स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को बहुत कम पावर दी गई है, और अगर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने भेजा था उसको नहीं अप्रूव किया और वापस भेजा, तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली वो दोबारा उसको पास करके अप्रूव करा लेगी। तो ये लेजिस्लेटिव जो असेंबली है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर को ओवरराइड कर सकती है, और ये वाइस वर्सा नहीं हो सकता है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसा नहीं कर सकती कुछ। और ये जो दोबारा जैसे सेकंड टाइम जो बिल भेजा जा सकता है कि जिससे कि डेडलॉक रिजॉल्व हो जाए, वो सिर्फ उन्हीं बिल पे अप्लाई होता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में ओरिजिनेट हुए होते हैं। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर विधानसभा में कोई बिल अगर ओरिजिनेट हुआ है और उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मान लिया नहीं अप्रूव किया, वापस भेज दिया, तो लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से उसको पास करके वो फाइनल बिल बन जाएगा। लेकिन अगर बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी कि परिषद में स्टार्ट हुआ है और उसको ये जो असेंबली है यानी कि सभा ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल खत्म हो जाता है। तो मतलब इसमें स्टेट में परिषद को बहुत कम राइट दिए गए हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बहुत ज़्यादा कम राइट दिए गए हैं एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, अगर आप कंपेयर करेंगे पार्लियामेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, स्पीकर की ये पूछी गई कि किसके इक्वल रैंक है। तो स्पीकर की जो रैंक होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इक्वल होती है। देखिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे तो प्रेसिडेंस देखेंगे तो जो स्पीकर की रैंक है, ये स्पीकर प्लेस्ड है 6 रैंक पे है ये, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ है। इसका मतलब है जो स्पीकर की रैंक होती है वो सभी कैबिनेट मिनिस्टर से ज़्यादा होती है एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट मैंने लिख दिया है, 11 लोगों के नाम आप इसमें रट लीजिए, आगे काम आ सकते हैं। पूरे इंडिया में जो नंबर 1 पे अगर कोई भी आता है तो वो है प्रेसिडेंट। ये ऑर्डर ऑफ इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ये, मतलब कहीं भी जो ये डिग्नेटरीज बैठे रहते हैं तो सबसे पहला जो ऑर्डर होता है वो है प्रेसिडेंट का, सेकंड नंबर है वाइस प्रेसिडेंट का, थर्ड नंबर है प्राइम मिनिस्टर का, फोर्थ नंबर है जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, और फिफ्थ नंबर है फॉर्मर प्रेसिडेंट का, जो पुराने प्रेसिडेंट अभी जीवित हैं। फिफ्थ ए है ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, सिक्स्थ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये दोनों एक लेवल पे हैं। सेवेंथ जो इसमें है वो है कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन का और कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट का, प्लस उनके जो रिस्पेक्टिव स्टेट डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, और प्लस प्लानिंग कमीशन होंगे, प्लस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा और लोकसभा में होंगे इस समय। और सेवेंथ ए जो भारत रत्न के होल्डर्स होते हैं, प्लस 8 में एम्बेसडर्स होते हैं, और भी जो हाई कमिश्नर्स होते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के। 9 नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। 9th ए पे होते हैं चेयरपर्सन और यूपीएससी के चेयरपर्सन, और सीईसी और सीएजी होता है। तो सीएजी यूपीएससी का चेयरमैन, और ये जो सीईसी होता है ये स्पीकर से काफ़ी नीचे हैं। 10 नंबर पे डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, ये जो स्टेट डिप्टी स्पीकर होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं प्लानिंग कमीशन के। 11 नंबर पे होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्लस उनकी जो भी जहाँ भी यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो 11 नंबर पे होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कुछ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट दिया है, ये आप आगे के लिए याद रख सकते हैं। तो इस स्पीकर की जो रैंक होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इक्वल होती है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी होती है उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि पहला है कि ओनली अ लोकसभा मेंबर कैन बिकम इट्स चेयरमैन, और बिल्कुल सही है ये। और दूसरा है कि अनलाइक अदर कमिटीज़ अ मिनिस्टर कैन ऑल्सो बिकम इट्स मेंबर। नहीं, ये गलत है, मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता है। जो पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, देखिए ये इसमें लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, राज्यसभा के भी, लेकिन जो इसका चेयरमैन होता है वो सिर्फ लोकसभा का होता है। तो इसमें केवल 1 करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ए। तो ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होता है, ये जो मतलब जितने भी पब्लिक जो पीएसयूज होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उसका जो चेयरमैन होता है वो स्पीकर अपॉइंट करता है, और वो लोकसभा से ही करता है। इसमें राज्यसभा के मेंबर होते हैं लेकिन उनमें से किसी को चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया जाता है, और इसका मिनिस्टर कोई भी मेंबर नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, इलेक्टेड एमपी, नॉमिनेटेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए और नॉमिनेटेड एमएलए। देखिए वाइस प्रेसिडेंट में और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें पूरे एमएलए एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे ये नॉमिनेटेड हो। और जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें सिर्फ इलेक्टेड एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस इलेक्टेड इसमें एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के होते हैं, और प्लस इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी के भी एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का पूछा है तो यहाँ पे एमपी जितने भी हैं चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो तो 1 और 2 होगा इसमें, ऑप्शन इसमें करेक्ट है ए। अब ये याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट का अगर चुनाव होना है तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, पूरे एमपी चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। एमएलए का कोई रोल नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है तो उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जो कि दोनों हाउसेस के होंगे, और प्लस उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होंगे स्टेट के, और प्लस उसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और ये पुडुचेरी के जो विधानसभा होगा उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पे इलेक्टेड टर्म बहुत जरूरी है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एमपीज होने चाहिए चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन फॉर पेमेंट्स। देखिए पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन पेमेंट्स के लिए किस किस अकाउंट के लिए होता है। देखिए पब्लिक अकाउंट में तो नॉर्मल जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, सेविंग्स होती हैं, इसके लिए ये लोकसभा की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। कंसोलिडेटेड फंड के लिए तो ज़रूर होती है, और कॉन्टीजेंसी फंड तो इमरजेंसी फंड होता है जो राष्ट्रपति के उसमें एक्सपोजर पे रखा रहता है, और वो राष्ट्रपति उसको कभी भी इमरजेंसी पड़े तो वो फाइनेंस सेक्रेटरी के थ्रू निकलवा सकता है। तो इसमें जो पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन पेमेंट के लिए ज़रूरी है वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है इसमें अमंग द फॉलोइंग विच इज और ऑब्लिक आर ए पार्ट ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इनमें से कौन कौन है, पहला है ग्राम न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट या लोक अदालत। देखिए इसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो नहीं होगा, वो एक जुडिशियल मैकेनिज्म है, केवल स्पेशल मैकेनिज्म है जुडिशरी की। और जो बाकी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो डिस्प्यूट आप सेटल कर दो आउटसाइड द कोर्ट रूम, और उसमें न्यूट्रल इवेल्युएशन, निगोसिएशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ग्राम न्यायालय और लोक अदालत। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो स्पेशल मैकेनिज्म है जुडिशरी की। तो एडीआर में कौन कौन आएगा, ग्राम न्यायालय और लोक अदालत, आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट है इसमें जो कट मोशंस होते हैं। अब इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कट मोशंस आर मूव्ड ओनली इन लोकसभा, या फिर सेकंड है द स्पीकर डिसाइड वेदर अ कट मोशन इज एडमिसिबल और नॉट। अब इसमें से करेक्ट पूछ रहा है तो दोनों ही करेक्ट हैं। इसमें देखो कट सभा जो कट मोशन होते हैं जो वो सिर्फ लोकसभा के लिए होते हैं, फाइनेंस बिल में कुछ कट ये करने के लिए, और ये स्पीकर ही होता है जो इसको डिसाइड करता है फाइनली कि ये कट मोशन एडमिसिबल है कि नहीं है, कि आप उसमें जो आपको राइट दिए गए हैं उनका गलत फायदा उठा रहे हो। तो कट मोशन अगर आप देखें इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये पावर दी जाती है लोकसभा के मेंबर्स को कि जिससे कि जो कोई भी अगर फाइनेंशियल बिल है उसमें किसी भी डिमांड को अपोज करना है उसके लिए दिया जाता है। जो भी गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है उसमें कट होते हैं, कई सारे कट होते हैं, टोकन कट होता है और भी कई सारे कट होते हैं। तो अगर ये कट मोशन, लेकिन ये जरूर है कि अगर कट मोशन हाउस ने अडॉप्ट कर लिया तो गवर्नमेंट के पास फिर नंबर ही नहीं बचेगा और उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो कट मोशन कभी भी ये अप्रूव नहीं होना चाहिए, अडॉप्ट नहीं होना चाहिए, और स्पीकर फाइनली डिसाइड करता है कि कट मोशन एडमिसिबल है या फिर नहीं है, और या फिर उसकी स्पीकर के ओपिनियन में ये एब्यूज़ हो रहा है जो राइट दिया गया है कट मोशंस को मूव करने का। तो ये आप याद रख सकते हैं कट मोशन के बारे में दो फैक्ट, कि कट मोशन केवल लोकसभा में मूव किए जाते हैं और प्लस स्पीकर इसमें डिसाइड करता है कि वेदर दे आर एडमिसिबल और नॉट। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देखिए 1976 में इंदिरा गांधी जब थी, रशिया से प्रेरित होकर स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी, उसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी। पहले 10 थी, फिर एक और एक्ट हुआ था 1886 अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, और उसमें राइट टू एजुकेशन को भी फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया था।
मतलब पेरेंट की जिम्मेदारी कि वो अपने बच्चे को ये राइट टू एजुकेशन दिलाएं 6 से लेकर 14 साल तक के। और इसके 6 से लेकर 14 साल तक के तो वो तो फंडामेंटल राइट हो गया उसका, लेकिन पेरेंट की ड्यूटी है कि अपने बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन जरूर दिलाएं। देखिए उसकी वजह से जो फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई थी उसकी वजह से पहले डीपीएसपी था पूरा 14 साल तक, लेकिन फिर 0 से लेकर 6 ईयर तक में आ गया, डीपीएसपी में आ गया, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 6 से लेकर 14 तक वो जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आ गया। दोनों की एज भी जरूर याद रखिएगा। अब इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है इसमें। इसमें केवल तीसरा वाला करेक्ट है कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस, तीसरा वाला करेक्ट है। बाकी जो दो हैं वो वाला, ये दोनों डीपीएसपी हैं। मतलब पहला वाला कि आपको मोनूमेंट कोई बचाना है या फिर आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट का प्लेस बचाना है, और दूसरा ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये डीपीएसपी में भी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, इसीलिए एक आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं, आप उनको रट डालिए और इसका आंसर होगा 3, यानी कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस, ये केवल फंडामेंटल ड्यूटी है। और बाकी जो दो हैं डीपीएस में डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है दोनों में दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी और ये डीपीएसपी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इसमें से कौन सा इनफॉर्मल डिवाइस है इंडियन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में। ये 0 आवर जो है वो ये इनफॉर्मल डिवाइस है, बाकी फॉर्मल है। क्वेश्चन आवर तो ये क्वेश्चन आवर अगर आप देखें, क्वेश्चन और पहला आवर होता है सिटिंग का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मल डिवाइस होता है। उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है कि हाफ एन आवर डिस्कशन, थर्ड नंबर पे, वो भी इसमें फॉर्मल डिवाइस है। जब भी किसी मेंबर को लगता है कि जो आंसर दिया गया क्वेश्चन का वो कंप्लीट नहीं है या फिर उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो स्पीकर उसको अलाउ कर सकता है कि आप बाद में डिस्कस करके आधे घंटे में और डिस्कस कर सकते हैं, हाफ एन आवर आपको डिस्कशन और दिया जा सकता है। इसको बोलते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन। तो हाफ एन आवर डिस्कशन भी फॉर्मल है, क्वेश्चन आवर भी फॉर्मल है, तो सबसे पहले ही होता है स्टार्ट में और पहला आवर ही होता है। लेकिन जो 0 आवर है ये इनफॉर्मल है और ये मेंशन भी नहीं है किसी भी रूल के, किसी भी पार्लियामेंट के रूल में। तो ये आप याद रख सकते हैं, 0 आवर इनफॉर्मल है, क्वेश्चन आवर और हाफ एन आवर क्वेश्चन, हाफ एन आवर डिस्कशन, ये दोनों फॉर्मल हैं। फिर इसमें दिया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल एंड नॉन फेडरल फीचर्स। अब इसमें से नॉन फेडरल बताइए कौन कौन सा है। सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज में, फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फिर बाईकैमरलिज्म। इनमें से आपको वो वाले फीचर बताने हैं जो नॉन फेडरल हैं। देखिए ऑल इंडिया जो सर्विसेज है वो नॉन फेडरल हो सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को कंट्रोल कर सकती है। दूसरा, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी नॉन फेडरल हो सकता है, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जल्दी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसमें स्टेट के जो प्रोविजंस है उनको हनन कर सकती है। तो ये नॉन फेडरल फीचर हो गया। बाकी दो तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये बाईकैमरलिज्म, ये तो फेडरल फीचर हैं। तो पहला और दूसरा ये नॉन फेडरल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टार्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए स्टार्ट क्वेश्चन के बारे में 2 फैक्ट दिए कि स्टार्ट क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट एंड हेंस आंसर टू देम हैव टू बी गिवन इन रिटन फॉर्म। ये गलत है, क्योंकि स्टार जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर ओरल में दिया जाता है और इसीलिए उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और ये पर डे 20 हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आंसर टू स्टार्ट क्वेश्चन कैन बी फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये वाला करेक्ट है। अब इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव और फॉल्स। अब फॉल्स इसमें कौन सा है, वो सिर्फ पहला वाला है, क्योंकि उसमें रिटन लिखा हुआ है। स्टार्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो ओरल फॉर्म में होते हैं और उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। और स्टार क्वेश्चन को ओरल आंसर दिया जाता है और उसमें एक एस्ट्रिक मार्क भी दिया जाता है। डेली 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ओरल। तो स्टार इज रिलेटेड टू ओरल, मतलब स्टार क्वेश्चन है उसको एस्ट्रिक मार्क होगा प्लस उसको ओरल जवाब दिया जा सकता है और इसीलिए उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी होते हैं, रिटर्न नहीं होता है स्टार। अनस्टार जो होते हैं वो रिटर्न होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन नॉट द पार्लियामेंट टेक विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर टैक्स। मतलब टैक्स के रेफरेंस में क्या पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। देखिए इंक्रीज नहीं कर सकती केवल टैक्स को, बाकी डिक्रीज भी कर सकती है, एबॉलिश भी कर सकती है। तो 1 इसका आंसर होगा करेक्ट, क्योंकि मैंने इसमें पूछा है कैन नॉट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर टैक्स। तो किसी भी टैक्स के पर्टिकुलर में अगर रेफरेंस में देखेंगे तो पार्लियामेंट केवल उसको इंक्रीज नहीं कर सकती है,
डिक्रीज भी कर सकती है, एबॉलिश भी कर सकती है। लक्ष्मीकांत ने साफ साफ लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा बी। पार्लियामेंट कैन ईदर डिक्रीज अ टैक्स और एबॉलिश इट बट कैन नॉट इंक्रीज इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइवेट मेंबर्स के बारे में है कि पहला है कि एमपीज हु आर नॉट मिनिस्टर्स आर कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड है कि प्राइवेट मेंबर्स कैन इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर अबव और फॉल्स। तो फॉल्स तो इन दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ट्रू हैं, तो इसमें आंसर होगा इसका डी। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी में आते रहते हैं, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ बना के कि आप इसमें इतना इन्वॉल्व हो कि आपके वहाँ क्वेश्चन ना गलत हो। तो दोनों क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है कि प्राइवेट मेंबर जो मिनिस्टर नहीं होते हैं वो प्राइवेट मेंबर होते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोनों सही हैं, लेकिन इसका आंसर फॉल्स पूछा है, तो होगा डी। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को अगर मान लीजिए स्पीकर एडजर्न कर देता है तो इसमें से क्या क्या होगा। पहला है कि पूरे पेंडिंग नोटिस विल वुड इलैप्स, दूसरा है कि बिल पेंडिंग लोकसभा लैप्सेस, तीसरा है कि बिल पासेस बाय द बोथ हाउसेस बट पेंडिंग एक्शन बाय प्रेसिडेंट डज नॉट लैप। देखिए इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है एडजर्न करने की, उसके बाद प्रोक्लेमेशन आता है। और एडजर्नमेंट तो एक सिर्फ सिटिंग को टर्मिनेट करता है, सॉरी वो प्रोरोगेशन आता है, मतलब पहले स्पीकर एडजर्न कर देता है, फिर राष्ट्रपति प्रोरोगेट करता है, तब जाके पूरा सेशन समाप्त होता है, और उसके बाद जितने भी पेंडिंग नोटिसेज होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं। और अगर ये डिसॉल्व हुआ है तो फिर कई सारे बिल भी इसमें लैप्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एडजर्नमेंट हो रही है एक सिटिंग का, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है कि अगर इंडिया ने कोई ट्रीटी साइन की, मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी कि यूएनसीएसी, अगर इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना है पूरे कंट्री में, इंडिया में, तो पार्लियामेंट को किसकी कंसेंट की नीड होगी, और इसके लिए पार्लियामेंट को किसी की भी कंसेंट की नीड नहीं होगी, ना स्टेट की और ना एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट और ना टू और मोर स्टेट। देखिए इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए एक आर्टिकल है 253, उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है अगर कोई इसने इंटरनेशनल ट्रीटी के ऑब्लिगेशन को पूरा करना है, और उसके लिए किसी भी स्टेट की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है ये। तो आर्टिकल 253 में लिखा हुआ है इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए सेंट्रल लिस्ट में कोई स्टेट गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आंसर होगा डी। And parliament has the power to make any law for the whole or any other part of the territory of country for implementing any treaty agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन और अदर बॉडी। तो मतलब इंटरनेशनल अगर कोई भी ट्रीटी हुई है उसको फाइनल, उसके लिए कोई लॉ बनाना है इंडिया को, उसके लिए पार्लियामेंट कर सकती है, उसको किसी के कंसेंट की जरूरत नहीं, नॉर्मल लॉ होगा, ये ऑर्डिनरी लॉ होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेंटर एंड स्टेट्स हैव देयर ओन रिस्पेक्टिव सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज। अब इसमें से तीन चीज़ें दी हुई हैं, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेशन टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, इनमें से कौन सा सेंटर नहीं लगाता है, ये पूछा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिवाइड बाय द सेंटर। अब देखिए प्रोफेशनल टैक्स स्टेट लगाता है, एक्साइज ड्यूटी लिकर पे स्टेट लगाता है, तो ये दोनों सेंटर नहीं लगाता है। कॉर्पोरेशन टैक्स सेंटर लगाता है, तो इसका आंसर क्या पूछा है कि कौन सा सेंटर नहीं लगाता है, तो 1 और 3 होगा, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएफएसपीए जो होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसमें जो डिस्टर्ब एरिया, जैसे जब भी कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, जब इंडिया की सोवरेनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर और भी कोई एक्टिविटी जिससे कि इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा होता है, तो एएफएसपी लगाया जाता है, और उसको डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर कौन नहीं कर सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट डिक्लेयर एन एरिया एज डिस्टर्ब एरिया। एक गवर्नर डिक्लेयर कर सकता है, चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। 1 और 3 कैन डिक्लेयर एन एरिया एज डिस्टर्ब एरिया अंडर एएफएसपीए, लेकिन यहाँ पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट डिक्लेयर एन एरिया एज डिस्टर्ब एरिया, तो इसका आंसर होगा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कैन नॉट डिक्लेयर एन एरिया एज डिस्टर्ब एरिया, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है इसमें पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन, दिस इज बिकॉज ऑफ। इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए, पहला है इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग है सुप्रीम ऑडिटर, फिर जुडिशियल रिव्यू, और तीसरा है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
अब इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, ये तो पता ही है सबको। क्यों नहीं है उसके रीज़न ये है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम का गवर्नमेंट है, इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट पूरी सोवरेन नहीं है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को पूरा सोवरेन बोला जाता है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है क्योंकि इसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाए उस पर जुडिशियल रिव्यू बैठाया जा सकता है। जैसे अभी एनजेएसी को कैंसिल कर दिया था, जुडिशियल उसका रिव्यू हुआ। उसके बाद जो फेडरल सिस्टम है उसमें भी पावर जो पार्लियामेंट की होती है वो कर्टेल करती है। उसके अलावा भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी इंडियन पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल करते हैं, कम करते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट ये सोवरेन नहीं है। देखिए पहला पार्ट था टॉप 200 जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हम करेंगे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से। इसमें आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा पूरा। यूपीएससी के लिए खासकर ये सीरीज है, लेकिन इस सीरीज के जो क्वेश्चन है वो एसएससी और स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि फिर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो इसका सेकंड पार्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आपको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है इसको।